नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये हमारे सीआईबी बीएफएम टर्बो कोर्स का पार्ट 3 लेक्चर है और आज हम लोग कवर करेंगे यूनिट नंबर 19 से यूनिट नंबर 23। इन सभी यूनिट्स में क्या क्या चीज़ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसपे सवाल बार बार आते हैं, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, उसी कंसेप्ट को दोस्तों मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग उस पर एमसीक्यूज भी करेंगे, यानी दोस्तों कंसेप्ट से लेकर एमसीक्यूज सब कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। अंतिम तक बने रहिए, ध्यान से सुनिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे ट्रेजरी के कोर रोल्स को समझते हैं। देखिए, ट्रेजरी का रोल है बैंक का फाइनेंस कंट्रोल रूम है। ट्रेजरी जो है वो क्या है, बैंक का फाइनेंस कंट्रोल रूम माना जा सकता है। सोचिए कि बैंक के अंदर एक टीम है जो पैसा का फ्लो मैनेज करती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर करेंसी में। यही तो ट्रेजरी है। इसका पहला रोल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मतलब बैंक के पास पैसा कितना है, कब चाहिए, ठीक है, ये होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म फंड मैनेज करता है ये, देखिए यहाँ लिखा गया है। और दोस्तों हर करेंसी में बैलेंस रखना जरूरी है, राइट। और दोस्तों सीआरआर और एसएलआर का कॉम्प्लायंस भी यही रोल करता है, तो ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। दूसरा जो रोल है ट्रेजरी का वो है प्रोप्राइटरी पोजीशन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बैंक अपने पैसे से ट्रेड करता है, राइट। तो ट्रेड करता है किस किस चीज में, तो करेंसीज में, सिक्योरिटीज में और डेरिवेटिव में, राइट। बैंक अपने पैसे से ट्रेड करता है करेंसी, सिक्योरिटी और डेरिवेटिव में। तो गोल बस यही है कि हम प्रॉफिट कमाएं। गोल क्या है कि प्रॉफिट को हम कमाएं, ये प्रोप्राइटरी पोजीशन होता है। करेंसी, सिक्योरिटी और डेरिवेटिव में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना। तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, जरा समझिए। रिस्क मैनेजमेंट यानी बैंक अपने पैसे से एएलएम गैप, हाँ रिस्क का मैनेजमेंट की बात होती है दोस्तों, एएलएम गैप, एएलएम गैप को कवर करना। एएलएम गैप की बात करें तो ये होता है हमारा एसेट वर्सेज लायबिलिटी, राइट। एसेट वर्सेज लायबिलिटी, इसको बोलते हैं एएलएम गैप। तो क्लाइंट को डेरिवेटिव देना रिस्क मैनेज करने के लिए, राइट। प्रोवाइडिंग डेरिवेटिव फॉर क्लाइंट रिस्क, क्लाइंट को डेरिवेटिव देना रिस्क मैनेज करने के लिए। अपने ट्रेडिंग रिस्क भी कंट्रोल रखना, मैनेज ऑन ट्रेडिंग रिस्क, तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि एएलएम के गैप को कवर करना, एसेट और लायबिलिटी के बीच का जो गैप होता है वो कवर करना, क्लाइंट को डेरिवेटिव देना। क्यों डेरिवेटिव देना क्लाइंट को, ताकि हम रिस्क को मैनेज कर सकें, और अपने ट्रेडिंग रिस्क को भी कंट्रोल करना। तो देखिए, 3 बुक का नाम याद रखिएगा, 3 बुक मेंटेन करता है। एएलएम का इंटरनल रिस्क, एएलएम बुक में इंटरनल रिस्क, मर्चेंट बुक में क्लाइंट और फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव, और ट्रेडिंग बुक में प्रोप्राइटरी पोजीशन। एकदम निश्चिंत होकर सुनिए, मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। जो आज ये मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी चीज आप यहाँ पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठने वाला है। बस सुनते रहिए चीजों को। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखिएगा। ट्रेजरी 3 चीज का कॉम्बिनेशन है, लिक्विडिटी, ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट का। और सीआरआर और एसएलआर कॉम्प्लायंस जो है वो इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी रोल में। 3 बुक का नाम बताया, एएलएम, मर्चेंट और ट्रेडिंग। अब एक एमसीक्यूज जरा कर लेते हैं, बताइए। तो विच बुक हैंडल क्लाइंट रिलेटेड करेंसी ट्रांजेक्शन, एएलएम, ट्रेडिंग, मर्चेंट और रिस्क। सही जवाब है इसका मर्चेंट। चलिए, तो फ्रेंड्स कीवर्ड को रिकैप कीजिए। यहाँ पे कीवर्ड हमने क्या देखा, तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट में सीआरआर एसएलआर आता है, प्रोप्राइटरी पोजीशन में हमारा आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट में एएलएम और डेरिवेटिव, और ट्रेजरी बुक में 3 बुक का नाम बताया, एएलएम, मर्चेंट और ट्रेडिंग। तो दोस्तों आप कैसे याद रखें, तो देखिए इसमें आपको सोचिए कि ट्रेजरी का एटीएम मशीन है, पैसा मैनेज करेगा, ट्रेड करेगा, रिस्क कवर करेगा। तो एटीएम याद रखिए वर्ड, एटीएम। एटीएम में ए क्या हो गया हमारा, एटीएम में देखिए ए तो पहले एटीएम से ए से हो गया एएलएम, टी से हो गया हमारा ट्रेडिंग, ठीक है, और एम से हो गया हमारा मर्चेंट। समझे, तो समझे कि हमारा जो ट्रेजरी है ना, उसका एटीएम मशीन है जो पैसा मैनेज करता है, एएलएम हो गया, जो कि ट्रेड करता है यानी ट्रेडिंग हो गया, और रिस्क कवर करता है मर्चेंट। समझे। और दोस्तों ये यदि बुक की बात कर लें तो हमने अभी आपको बताया है कि लिक्विडिटी में सीआरआर एसएलआर आ जाएगा, प्रोप्राइटरी में क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी में ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो एएलएम, एटीएम याद रखिए, एएलएम जो है रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, टी ट्रेडिंग के लिए, और ये मर्चेंट है। वही 3 रोल आपको बताया है मैंने, लिक्विडिटी, ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट। और एएलएम बुक जो है इंटरनल रिस्क देखता है, मर्चेंट बुक क्लाइंट और फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव रखता है, और ट्रेडिंग बुक में प्रोप्राइटरी पोजीशन होता है। बस ये तक ध्यान रखना है हमको ट्रेजरी के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं आरबीआई के रिलैक्सेशन। तो जरा देखते हैं इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को। फ्रेंड्स आरबीआई वर्ड याद रखेंगे, एलपीटी। एलपीटी मतलब क्या हो गया, लिक्विडिटी, ट्रेडिंग, और पी मतलब प्रोप्राइटरी। समझे, लिक्विडिटी, प्रोप्राइटरी और ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बस ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ट्रेजरी रोल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एलपीटी और एटीएम याद रखिए, दिमाग में रहेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आरबीआई का रिलैक्सेशन, आइए डिस्कस करते हैं।
दोस्तों बेसिकली आरबीआई बैंक को अलाउ करता है ओवरसीज बोरोइंग। यहाँ पे देखिए लिखा है आरबीआई बैंक को क्या अलाउ करता है, ओवरसीज बोरोइंग अलाउ करता है। मतलब कि फॉरेन से पैसा उधार लेना। तो लिमिट क्या है, लिमिट है 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल और 10 मिलियन यूएस डॉलर जो भी ज्यादा हो। अब आप बोलेंगे टीयर 1 कैपिटल क्या होता है। तो दोस्तों टीयर 1 कैपिटल मतलब कि बैंक का सबसे स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस है। सोच लीजिए आरबीआई बोल रहा है कि जितना स्ट्रांग हो उतना बोरो कर सकते हो। समझे, तुम्हारा जितना टीयर 1 कैपिटल है उतना तुम बोरो कर सकते हो। ठीक है, ओवरसीज मतलब पूरा का पूरा टीयर 1 कैपिटल इतना बोरो कर सकता है या 10 मिलियन डॉलर जो भी ज्यादा हो। अच्छा, फंड का यूज कहां कर सकता है, तो जो पैसा बोरो करते हैं ना वो फ्रीली कन्वर्टेबल है। क्या लिखा है, फ्रीली कन्वर्टेबल है, मतलब किसी भी करेंसी में यूज कर सकते हैं, कि कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, डोमेस्टिक या ग्लोबल मार्केट में। समझे, और लेकिन आरबीआई के कुछ रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा रहेंगे। तो आपने पैसा बोरो किया, कितना बोरो किया आपने, टीयर 1 कैपिटल का 100% बोरो किया, और उसको आप फ्रीली कन्वर्टेबल है, उसको आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक यूज हो या ग्लोबल यूज हो। फिर बात कर लेते हैं मार्केट रिस्क की। देखिए दोस्तों ट्रेडिंग में रिस्क तो होता ही है। मार्केट रिस्क का क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रेडिंग में जो रिस्क होता है उसे मार्केट रिस्क आता है। इसका मतलब है कि करेंसी रेट या सिक्योरिटी प्राइस चेंज हो गया तो लॉस हो सकता है ना। करेंसी का मान लीजिए रेट चेंज हो गया या सिक्योरिटी प्राइस चेंज हो गया तो इस कारण से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। राइट, तो सोचिए ऐसा कि आपके डॉलर में पैसा, आपने डॉलर में पैसा बोरो किया और रुपया स्ट्रांग हो गया तो अल्टीमेटली आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ। यही तो होता है मार्केट रिस्क। तो इसमें देखिए मार्केट रिस्क की भी संभावनाएं हैं। और दोस्तों रिस्क कंट्रोल और डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है ये, देखिए दोस्तों आरबीआई जो है स्ट्रिक्ट नॉर्म रखता है ताकि ट्रेडिंग लॉस कम हो, और ट्रेजरी के पास एक एक्स्ट्रा वेपन है जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, आरबीआई जो है स्ट्रिक्ट नॉर्म रखता है ताकि लॉस कम हो, ट्रेडिंग लॉस कम हो, और एक एक्स्ट्रा वेपन का नाम है डेरिवेटिव। दोस्तों ऑप्शन और इंटरेस्ट रेट स्वैप दोनों ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं, या तो ऑप्शन और आईआरएस दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए, तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। मैक्सिमम सीलिंग जो रखा है वो टीयर 1 कैपिटल का 100% रखा है या 10 मिलियन डॉलर रखा है। और दोस्तों ट्रेजरी में कौन सा रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है। क्यों मार्केट रिस्क आता है, क्योंकि जो सिक्योरिटीज है राइट उनका वैल्यू जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। राइट, क्योंकि फंड किसी भी करेंसी में यूज कर सकते हैं ना, तो करेंसी रेट या सिक्योरिटी प्राइस चेंज होगा तो फिर लॉस हो सकता है कभी कभी, तो यहाँ पे मार्केट रिस्क होता है। और दोस्तों तीसरी बात याद रखेंगे कि डेरिवेटिव जो है ट्रेजरी के रिस्क टूल और ट्रेडिंग स्कोप को ऐसे एक्सपेंड करता है। चलिए जवाब दीजिएगा, कौन सा डेरिवेटिव कॉमनली बैंक ट्रेड करती है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, कमोडिटी फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट स्वैप, इक्विटी ऑप्शन। क्या सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है इंटरेस्ट रेट स्वैप। आरबीआई परमिट करती है बैंक को कि वो ऑप्शन और इंटरेस्ट रेट स्वैप में ट्रेड करे, आरबीआई परमिट करती है। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो वही चीज यहाँ कीवर्ड रिकैप बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरसीज बोरोइंग का जो लिमिट है वो 100% है टीयर 1 कैपिटल का या 10 मिलियन डॉलर। मार्केट रिस्क से ट्रेजरी एक्सपोज्ड है, प्राइस गिर सकता है, रिस्क कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म है। और डेरिवेटिव जिसमें इंगेज बैंक आरबीआई परमिट करती है बैंक को, वो ऑप्शन है और इंटरेस्ट रेट स्वैप है। ठीक है, तो दोस्तों बोरो रिस्क कौन सा है, मार्केट रिस्क है, कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म है, और डेरिवेटिव जहां पे हो सकता है वो आईआरएस है, आईआरएस और ऑप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये आरबीआई रिलेक्शन कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, बस याद रखिए बोरो का लिमिट देख लीजिए, फिर आप रिस्क देख लीजिए कौन सा रिस्क से एक्सपोज है, फिर आप कंट्रोल देख लीजिए, और फाइनली कौन से डेरिवेटिव में आरबीआई अलाउ करता है तो वो देख लीजिए, ऑप्शन और आईआरएस है। बस ये दो चीज, 4 चीज ध्यान रखना है। तो दोस्तों यदि आप इस तरह के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो हमारा कैप्सूल कोर्स तैयार है आपके लिए। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर डिटेल जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ट्रेजरी के डीलिंग रूम की। तो फ्रेंड्स देखिए कि बैंक के अंदर डीलिंग रूम एक कंट्रोल सेंटर जैसा होता है। कैसे काम करता है ये, दिस इज जस्ट लाइक अ कंट्रोल सेंटर। समझिए, जहां पे पैसा का ट्रेडिंग होता है, ये एक तरह का समझिए कि एक कंट्रोल सेंटर है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पैसे का ट्रेडिंग होता है। राइट, तो आप देखिए इसमें क्या क्या ट्रेडिंग हो सकता है, करेंसी, सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, सब कुछ ट्रेड हो सकता है। राइट, ऐसा सोचिए कि जैसे स्टॉक मार्केट का एक मिनी वर्जन बैंक के अंदर ही है। समझे, तो यहाँ देखिए लिखा गया है ना क्या क्या सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, मनी मार्केट, सिक्योरिटी, सब कुछ आपका ट्रेड हो सकता है। अब बात करें फ्रंट ऑफिस की। दोस्तों फ्रंट ऑफिस यानी चीफ डीलर होते हैं, इसके अंदर दो होते हैं, एक तो चीफ डीलर होंगे और एक मार्केट डीलर होंगे। तो चीफ डीलर और मार्केट डीलर मिलके क्या बनता है, ये मिलके बनता है हमारा फ्रंट ऑफिस। समझे, तो चीफ डीलर बॉस होता है, पूरा डीलिंग रूम हेड करता है। कौन, चीफ डीलर। ये कौन होता है, चीफ डीलर, ये बॉस होता है। पूरा का पूरा जो मार्केट रूम है, वो डीलिंग रूम है, वो हेड करेगा। और डीलर अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कोई फॉरेन एक्सचेंज एक्सपर्ट होंगे, कोई मनी मार्केट एक्सपर्ट होंगे, कोई सिक्योरिटीज एक्सपर्ट होंगे,
तो डीलर वहां स्पेशलाइज होते हैं। चीफ डीलर एक बॉस की तरह है। फिर दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं जो फॉरवर्ड और डेरिवेटिव पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। फिर बैक ऑफिस की बात कर ले तो बैक ऑफिस का काम है वेरीफाई करना कि डील सही है कि नहीं है, ठीक है। ये वेरीफाई करता है कि डील जो है सही है कि नहीं। कैसे वेरीफाई करता है? तो स्लिप और कंफर्मेशन के माध्यम से वो स्लिप और कंफर्मेशन चेक करते हैं, इंडिपेंडेंट काउंटर पार्टी वेरिफिकेशन करते हैं कि जो डील हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, और अकाउंट मेंटेन करते हैं। अकाउंट कौन सा मेंटेन करते हैं? जिसको बोलते हैं हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट, मतलब कि फॉरेन करेंसी अकाउंट विद कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। आरबीआई फंडिंग अकाउंट, ये भी काम है बैक ऑफिस का। डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट किस लिए? सिक्योरिटीज के लिए, प्लस आरबीआई को रिटर्न सबमिट करने के लिए। तो ये सब काम बैक ऑफिस का है, अकाउंट को मेंटेन करना। अब आता है सीसीआईएल। सीसीआईएल है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है? रीसेटलमेंट करता है। तो सीसीआईएल मार्जिन इंश्योर करता है कि पेमेंट फेलियर ना हो। क्या हो? अवॉइड पेमेंट फेलियर, पेमेंट फेलियर ना हो, समझे। तो ये सीसीआईएल मार्जिन इंश्योर करता है। अब एक फंड का नाम आप सुनेंगे जिसको बोलते हैं एसजीएफ। क्या बोलते हैं? एसजीएफ। एसजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेटलमेंट गारंटी फंड। तो सेटलमेंट गारंटी फंड के लिए मार्जिन कलेक्ट होता है, रुपी और डॉलर दोनों के लिए, समझे। फिर से बता दो दोस्तों, सीसीआईएल मार्जिन इंश्योर करता है कि पेमेंट फेलियर ना हो। सेटलमेंट गारंटी फंड के लिए मार्जिन कलेक्ट होता है, रुपी और डॉलर दोनों के लिए होता है। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। जो हमारा फ्रंट ऑफिस होता है उसमें चीफ डीलर आते हैं और मार्केट डीलर आते हैं। बैक ऑफिस में वेरिफिकेशन होता है, बुक कीपिंग होता है, आरबीआई का रिटर्न होता है, और सीसीआईएल मार्जिन कलेक्ट करता है रुपी और डॉलर सेटलमेंट के लिए। एक फंड का नाम याद रखेंगे, एसजीएफ। चलिए जवाब दीजिए। विच अकाउंट इज मेंटेन बाय द बैक ऑफिस फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन? डीमेट अकाउंट नहीं, आरबीआई फंडिंग अकाउंट नहीं, नॉस्ट्रो अकाउंट सही, सीसीएल मार्जिन अकाउंट नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कीवर्ड को रिकैप कीजिए। तो देखते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूं याद करने का। फ्रंट को याद रखिए एक्शन से, फ्रंट क्या करेगा? एक्शन करेगा। बैक को याद रखिए चेक से, बैक क्या करेगा? चेक करेगा। और सीसीआईएल को याद रखिए कि सेफ्टी नेट है। क्या है ये? सेफ्टी नेट। तो फ्रंट जब भी दिखेगा आपको तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा चीफ डीलर और हमारे डीलर्स होंगे। बैक ऑफिस दिखेगा तो आपको याद रहेगा कि अच्छा वेरिफिकेशन करेगा, अकाउंट मैनेज करेगा, आरबीआई रिटर्न दिखेगा। सीसीआईएल जो है, सीसीआईएल मार्जिन देखता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेटलमेंट गारंटी, समझे। और नॉस्ट्रो याद रखने के लिए याद रखिए कि फॉरेन करेंसी का आवर अकाउंट अब्रोड है ना, आवर अकाउंट होता है नॉस्ट्रो, आप जानते ही होंगे। तो कीवर्ड को रिकैप कीजिए। फ्रंट ऑफिस में हमारा चीफ डीलर आएगा, बैक ऑफिस में वेरिफिकेशन और रिटर्न देखता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट होता है जो बैक ऑफिस मेंटेन करता है वो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, ठीक है, आवर अकाउंट विथ यू। और रिस्क सेटलमेंट के लिए सीसीआईएल मार्जिन मेंटेन होता है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। बहुत सिंपल है, सिंपल से समझ गया। अब थोड़ा मिड ऑफिस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मिड ऑफिस ट्रेजरी का रिस्क वॉच डॉग है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये रिस्क वॉच डॉग इसको बोल सकते हैं, राइट। मतलब यह खुद ट्रेडिंग नहीं करता पर इंश्योर करता है कि रिस्क कंट्रोल हो, लिमिट फॉलो हो, मैनेजमेंट को सही इंफॉर्मेशन मिले। तो ये इंश्योर करना इसका काम है। क्या? कि रिस्क, यहां पे सिंपल सा बात ध्यान रखेंगे कि ये वॉचडॉग है, मतलब यह खुद ट्रेडिंग नहीं करता पर इंश्योर करता है कि रिस्क हमारा कंट्रोल हो, लिमिट फॉलो हो, मैनेजमेंट को सही इंफॉर्मेशन मिले। लिखा है ना, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंप्लीमेंट रिस्क सिस्टम, ठीक है। तो इसको मिड ऑफिस बोलते हैं दोस्तों। फिर बात कर ले हम लोग कोर रोल। कोर रोल की बात कर ले तो पहला रोल है इसका क्या? एमआईएस एंड रिस्क कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका? एमआईएस एंड रिस्क कंट्रोल, यानी मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना, रिस्क सिस्टम इंप्लीमेंट करना। लिखा है ना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, इंप्लीमेंट रिस्क सिस्टम। फिर दूसरा आता है हमारा मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपोजर लिमिट, स्टॉप लॉस चेक करना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट करना, यानी कि एक्सपोजर लिमिट कितना है, स्टॉप लॉस कितना है, ये सब चेक करना, परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना। फिर तीसरा आता है ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी कभी कभी मिड ऑफिस हैंडल करता है ट्रांसफर प्राइसिंग को। तो सोच लीजिए कि मिड ऑफिस रिस्क का सीसीटीवी कैमरा है और डेटा एनालिसिस भी करता है ना। तो वही लिखा है ना कि रिस्क का सीसीटीवी कैमरा है, वॉच डॉग की तरह काम करता है, रिस्क सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा, एक्सपोजर लिमिट, स्टॉप लॉस सब मॉनिटर करता है। और दोस्तों आरबीआई बोलता है कि मिड ऑफिस में एक्सपर्ट होने चाहिए जो कि रिस्क, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट होने चाहिए, आरबीआई बोलता है। और आल्को आप जानते हैं ना, एसेट लायबिलिटी कमिटी के अंदर काम करता है। आरबीआई बोलता है कि जो मिड ऑफिस है उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए रिस्क के, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, और आल्को के अंदर काम करता है। आल्को क्या होता है? एसेट लायबिलिटी कमिटी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि मिड ऑफिस ट्रेजरी से अलग होता है, सेपरेशन। देखिए मिड ऑफिस अलग है, ट्रेजरी अलग है। डायरेक्ट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता मिड ऑफिस, रिपोर्ट करता है रिस्क हेड को। लिखा है ना, एक तरफ हमारा मिड ऑफिस है और एक तरफ हमारा क्या है? ट्रेजरी है, समझे। तो मिड ऑफिस और ट्रेजरी इंडिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रिपोर्ट करते हैं रिस्क हेड को। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। मिड ऑफिस क्या करेगा? रिस्क मॉनिटर करेगा वॉच डॉग की तरफ, एमआईएस देखेगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ट्रांसफर प्राइसिंग देखेगा।
वो ट्रेजरी से अलग होता है, वो रिपोर्ट करता है रिस्क मैनेजमेंट को, आरबीआई एक्सपर्ट और आल्को ओवरसाइट को मैंडेट करते हैं। चलिए बताइए, सवाल का जवाब दीजिएगा। मिड ऑफिस प्राइमरली मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉस्ट्रो? नहीं जी, नॉस्ट्रो तो बैक ऑफिस देखेगा। प्राइमरी इशू? नहीं। हाँ, एक्सपोजर एंड स्टॉप लॉस लिमिट, ये मिड ऑफिस का काम है देखने का। सीसीआईएल मार्जिन? नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मिड ऑफिस को याद रखने का तरीका आप ऐसे समझिए, मिड से एम से हो गया मॉनिटर, एम से याद रखिए मॉनिटर, आई से याद रखिए इंफॉर्मेशन, और डी से याद रखिए डिस्टेंस। मॉनिटर, इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस, यानी क्या मॉनिटर करेगा? तो मॉनिटर करेगा रिस्क को, मॉनिटर करेगा लिमिट्स को। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन देगा? तो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देगा, जिसको बोलते हैं हम लोग एमआईएस। और डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिंग, यानी देखिए कितना आसान तरीका याद रखने का। मैं फिर से बोलता हूं, देखिए मिड याद रखना है ना, इसका रूल याद रखना है, तो एमआईडी देखिए, एम से हो गया हमारा मॉनिटर, क्या मॉनिटर करेगा जी? तो रिस्क को मॉनिटर करेगा और प्लस लिमिट को मॉनिटर करेगा। आई से हो गया हमारा क्या? आई से हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, किसको इंफॉर्मेशन देगा? तो जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है उसको इंफॉर्मेशन देता है। और डी से याद रखिएगा, डी से क्या याद रखिएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कि सेपरेट रहता है, ठीक है, ट्रेडिंग से ये सेपरेट रहता है। एकदम सिंपल है, और क्या चाहिए दोस्तों? एमआईडी तो याद हो गया ना आपके दिमाग में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे कुछ रटने का जरूरत है क्या? बस एमआईडी दिखेगा। अच्छा, मिड ऑफिस है, एम से मॉनिटर होता है, क्या मॉनिटर करता है? तो रिस्क और लिमिट मॉनिटर करता है। अच्छा, आई से क्या होता है जी? आई से होता है हमारा इंफॉर्मेशन, किसको इंफॉर्मेशन देगा? रिस्क मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देगा, कमिटी को। और डी से क्या होता है कि डिस्टेंस रखता है, मतलब कि सेपरेट डिपार्टमेंट है, राइट, सेपरेशन रखता है, ट्रेडिंग्स में नहीं जाता है। ठीक है, तो प्लीज याद कर लेंगे। अब देखिए कीवर्ड को रिकैप कीजिए, मैंने बोला ना मैं आपको याद करवा दूंगा, एक ही चीज को जितना बार 3-4 बार रिपीट करेंगे तो दिमाग में आएगा ही आएगा। जैसे मिड ऑफिस है, आपको बताया एमआईएस का रोल है, रिस्क कंट्रोल का रोल है, आरबीआई गाइडलाइन बोलती है कि एक्सपर्ट और आल्को को भी देखना है, ठीक है, और उसके बाद इंडिपेंडेंस है, यानी ट्रेजरी से अलग होता है। चलिए ये 3 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं एनडीएफ की। तो फ्रेंड्स देखिए, एनडीएफ का मतलब होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, मतलब इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, समझे? तो मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है पर फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास लेकिन फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही है, राइट। अब देखिए सेटलमेंट होगा फिर कैसे? तो सेटलमेंट होगा कैश में, राइट। सेटलमेंट विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट। और वो भी ऑफशोर सेटलमेंट होता है। कैसा सेटलमेंट होता है? सेटलमेंट कैश में होगा, और वो भी कैसा सेटलमेंट होगा? ऑफशोर सेटलमेंट होगा, राइट। तो ऑफशोर सेटलमेंट कौन सी करेंसी में होगा? इंटरनेशनल करेंसी में होगा। यहाँ देखिए लिखा है कैश सेटल इन इंटरनेशनल करेंसी, लिखा है ना, ऑफशोर एफएक्स फॉरवर्ड सेटलमेंट कैश में होगा, वो भी ऑफशोर सेटलमेंट होगा इंटरनेशनल करेंसी में, राइट। इसका ऑरिजिन कहाँ हुआ था? इसका ऑरिजिन हुआ था मैक्सिको और ब्राजील में, राइट। अब एशियन इमर्जिंग मार्केट में भी होता है। सोच लीजिए ऐसा कि आप आईएनआर का फॉरवर्ड करते हैं पर एक्चुअल आईएनआर एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस सेटल होता है डॉलर में। समझ रहे हैं? आपने आईएनआर का फॉरवर्ड किया लेकिन एक्चुअल आईएनआर एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस है वही सेटल हो रहा है, समझे? यही होता है, मतलब कि सेटलमेंट कैश में होता है और वो भी ऑफशोर होता है सेटलमेंट, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। अब सवाल है कि क्यों? ठीक है, क्यों आईडी एनडीएफ, वाई एनडीएफ? देखिए दोस्तों, एनडीएफ उन करेंसी के लिए बना जहां कन्वर्टेबल रिस्ट्रिक्शन है। कुछ ऐसे करेंसी है ना दोस्तों जहां पे कन्वर्टेबिलिटी की रेस्ट्रिक्शन है, तो जहां पे कन्वर्टेबिलिटी की रेस्ट्रिक्शन है उनके लिए क्या बना? एनडीएफ बना। मतलब जहां पे लोकल रूल अलाउ नहीं करते हैं फिजिकल डिलीवरी, क्योंकि एनडीएफ में मैंने क्या बताया, फिजिकल डिलीवरी नहीं होता है, तो लोकल रूल अलाउ नहीं कर रहा है कि आप फिजिकल डिलीवर करें, वहां के लिए एनडीएफ बना है। तो उन करेंसी के लिए बना है जहां पे कन्वर्टेबिलिटी, जैसे आप रूपी को देखिए, रूपी आपको पता है ना पार्शियल, इसमें दोस्तों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के लिए पता होगा आपको, करंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल है, कैपिटल अकाउंट पार्शियल कन्वर्टेबल है। वैसे ही बहुत सारी करेंसीज है, तो कुछ करेंसीज ऐसी हैं जहां पे कन्वर्टेबिलिटी का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जहां पे लोकल रूल अलाउ नहीं करते फिजिकल डिलीवरी, तो वहां के लिए एनडीएफ बना है। अब हम बात कर लेते हैं स्वैप की। स्वैप का सिंपल सा मतलब है कि एक्सचेंज कैश फ्लो का एक्सचेंज होता है। सिंपल सा मतलब एक्सचेंज, किसी का एक्सचेंज जी, तो कैश फ्लो का एक्सचेंज। अब देखिए टाइप्स की बात कर ले, तो इसमें एक होता है स्पॉट एंड फॉरवर्ड। क्या होता है स्पॉट एंड फॉरवर्ड? मतलब कि जैसे आप डॉलर यूएसडी स्पॉट खरीदिए और यूएसडी फॉरवर्ड बेचिए, लिखा है ना, बाय यूएसडी स्पॉट एंड सेल यूएसडी फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं स्पॉट प्लस फॉरवर्ड कॉम्बो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूएसडी आईएनआर स्वैप, ठीक है। और एक होता है फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड स्वैप, जिसमें 2 फ्यूचर डेट का एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने आज डॉलर खरीदा और फ्यूचर डेट पे बेचने का डील फिक्स कर दिया, तो ये भी स्वैप हो गया, तो 2 फ्यूचर डेट का है, समझे? तो दोस्तों एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। एनडीएफ नॉन डिलीवरेबल होता है, कैश में सेटल होता है, ऑफशोर के लिए होता है। स्वैप में स्पॉट और फॉरवर्ड या फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड हो सकता है। और एनडीएफ में क्या होता है कि एनडीएफ नॉन कन्वर्टेबल करेंसी के लिए ही आया है, समझे? ये याद रखेंगे।
चलिए कुछ सवाल पूछते हैं आपसे, इनमें से कौन सा कथन एनडीएफ के बारे में सही है? रिक्वायर्ड फिजिकल डिलीवरी, ना जी, फिजिकल डिलीवरी तो होता ही नहीं है। आरबीआई रेगुलेट करता है, ना जी। कैश सेटल ऑफशोर, यस करेक्ट। ओनली फॉर आईएनआर, नहीं, किसी भी करेंसी के लिए, बस जहां पे कन्वर्टिबिलिटी का इशू है वहां पे एनडीएफ लग जाता है। तो कीवर्ड याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, एनडीएफ का फुल फॉर्म ही कर रहा है नो डिलीवरी फॉरवर्ड, बस याद रखिएगा नो डिलीवरी और फॉरेन सेटलमेंट होगा। और स्वैप में क्या है? स्पॉट प्लस फॉरवर्ड का जोड़ी है। स्वैप क्या है जी? स्वैप बोलेगा तो क्या है? तो स्वैप दो चीज का जोड़ी है, स्पॉट प्लस फॉरवर्ड, ठीक है। तो स्वैप फॉर्मूला, तो अब देखिए क्या लिखा है, एनडीएफ कैश सेटल ऑफशोर, और स्वैप में लिखा है स्पॉट प्लस फॉरवर्ड कॉम्बो, या तो स्पॉट प्लस फॉरवर्ड होगा या फॉरवर्ड प्लस फॉरवर्ड होगा, दो चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्वैप के रूट के बारे में, इस पे सवाल आता है। तो दोस्तों एग्जाम के नोट्स में स्वैप नोट्स और स्वैप रूट और इंटरेस्ट आर्बिट्रेज लिखा है, राइट। सोचते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेडर को समझ आएगा। देखिए दोस्तों स्वैप का मतलब है कि एक्सचेंज, करेंसी या कैश फ्लो का एक्सचेंज। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग ट्रेजरी स्वैप की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेजरी स्वैप की। दोस्तों ट्रेजरी स्वैप यूज करता है फंडिंग नीड, यहाँ लिखा है ना, ट्रेजरी स्वैप क्या यूज करेगा? फंडिंग नीड को यूज करेगा। ट्रेजरी स्वैप यूज, सॉरी ट्रेजरी जो है स्वैप क्यों यूज करता है? फंडिंग नीड के लिए यूज करता है। और किस लिए यूज करता है? करेंसी या जो इंटरेस्ट में मिसमैच है उसको हटाने के लिए यूज करता है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक को शॉर्ट टर्म रूपी चाहिए। क्या चाहिए? बैंक को शॉर्ट टर्म रूपी चाहिए, तो वो डॉलर सेल करेगा स्पॉट पे और यूएसडी बाय करेगा फॉरवर्ड पे। ये मान लीजिए बैंक है, इसने क्या किया, इसको रूपी चाहिए तो इसने डॉलर बेचा, ठीक है, इसने डॉलर बेचा, वो डॉलर सेल करेगा स्पॉट पे, मतलब आज के रेट पे डॉलर बेचेगा, ठीक है, और डॉलर बाय करेगा फॉरवर्ड रेट, समझे। तो यही तो है फंडिंग स्वैप, इसी को बोलते हैं फंडिंग स्वैप। तो दोस्तों इसमें एक और वर्ड यहाँ इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। तो फंडिंग नीड को मैच करने के लिए स्वैप का यूज होता है। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का मतलब क्या है कि आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट फ्रॉम रेट डिफरेंस, रेट के डिफरेंस से प्रॉफिट कमाना। देखिए जब एक करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल ना हो, ध्यान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए कि एक करेंसी, जब एक करेंसी जो है फुल्ली कन्वर्टेबल ना हो, राइट, तभी आर्बिट्रेज पॉसिबल है, समझे। एक करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं हो तभी आर्बिट्रेज पॉसिबल है। यदि दोनों करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल है तो आर्बिट्रेज वहां पे नहीं ले सकते आप। जैसे मान लीजिए कि अगर कमर्शियल पेपर है, क्या है? सीपी है। सीपी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है कंपेयर टू यूएसडी बोरोइंग रेट, मतलब कमर्शियल पेपर का जो इंटरेस्ट रेट है वो यूएसडी के कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है, जिसमें जिसमें हमारा इंटरेस्ट और फॉरवर्ड प्रीमियम दोनों आता है, तो बैंक प्रॉफिट कमा सकता है। फ्री करेंसी के बीच आर्बिट्रेज नहीं होता क्योंकि दोनों आसानी से कन्वर्टेबल होते हैं। प्लीज याद रखेंगे, जो की पॉइंट है वही मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। जितने भी चीजें नहीं पढ़ने उसको मैंने फिल्टर ऑलरेडी कर रखा है। यही तो फायदा है टर्बो कोर्स का। चीजें यदि समझ में आ रही हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्वैप दो तरह के होते हैं, करेंसी स्वैप और तो एक तो करेंसी स्वैप है, एक शॉर्ट टर्म फंडिंग स्वैप है। करेंसी स्वैप में क्या होता है कि लोन कैश फ्लो कन्वर्ट करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आता है, लिखा है ना, कन्वर्ट लोन कैश फ्लो, यानी दोनों प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों को कन्वर्ट करते हैं इसके कैश फ्लो को। एक्चुअल फंड एक्सचेंज भी हो सकता है या स्किप भी हो सकता है। और शॉर्ट टर्म फंडिंग स्वैप में क्या होता है कि ट्रेजरी के लिए टेम्पोररी रूपी नीड के लिए कॉमन है। चलिए एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। जब भी आपको स्वैप दिखे तो स्पॉट में बेचो और फॉरवर्ड में खरीदो फंडिंग के लिए। देखिए अभी मैंने बताया था ना, जैसे ये बैंक है डॉलर में, अब ये स्पॉट रेट पे बेच दिया और फॉरवर्ड में डॉलर पे खरीद लिया, तो फंडिंग का पर्पज होता है, बेचने से पैसा मिल जाता है, फिर खरीद लेता है वापस, ठीक है। तो यही स्वैप का यूज है। और दूसरी बात आपको बताया कि आर्बिट्रेज कब एग्जिस्ट करेगा? जब करेंसी नॉन कन्वर्टेबल हो। करेंसी कन्वर्टेबल हो, फ्रीली कन्वर्टेबल होगा तो कोई आर्बिट्रेज नहीं होगा। तीसरी बात बताया कि स्वैप जो है शॉर्ट टर्म फंडिंग से, करेंसी स्वैप और शॉर्ट टर्म फंडिंग में क्या अंतर है? चलिए जवाब इसका जवाब दीजिएगा। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज इन स्वैप एग्जिस्ट ओनली व्हेन बोथ करेंसी आर फ्री, नहीं। फॉरवर्ड प्रीमियम इज जीरो, नहीं। तो देखिए इंटरेस्ट आर्बिट्रेज एक ही कंडीशन में आता है जब करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल ना हो, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कुछ पॉइंट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि आपको जब भी स्वैप दिखे दो वर्ड पकड़ लीजिए, स्पॉट प्लस फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्वैप, मतलब अभी स्पॉट रेट पे बेच दो और फ्यूचर में फॉरवर्ड रेट पे खरीद लो, यही होता है स्वैप, समझे। और आर्बिट्रेज का मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड करेंसी, प्लीज रिमेंबर इट। तो वही से बताया जा रहा है कि स्वैप का पर्पज है फंडिंग और रिस्क कंट्रोल। आर्बिट्रेज के लिए नॉन कन्वर्टेबल करेंसी एक कंडीशन है। स्वैप का दो टाइप बताया, करेंसी और फंडिंग स्वैप। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉल मनी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कॉल मनी का मतलब है कि आपको ओवरनाइट बोरोइंग करना है, मतलब आज पैसा बोरो करो और नेक्स्ट वर्किंग डे रिपे करो, यही होता है ना। आज बोरो करके अगले दिन रिपे कर दो, इसी को बोलते हैं कॉल मनी। पूरा शॉर्ट टर्म, प्योर शॉर्ट टर्म फंड अरेंजमेंट है, एक दिन का लोन एक तरह से कर सकते हैं। देखिए एक टर्म लिखा है यहाँ पे ओवरनाइट माइवॉर, ओवरनाइट मिवॉर,
इसको बोलते हैं मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये बेंचमार्क है कॉल मनी के लिए। पूछा जा सकता है कि क्या बेंचमार्क है कॉल मनी का, तो याद रखिएगा ओवरनाइट मिवॉर है। और ये रेट यूज होता है ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट स्वैप के लिए भी। जो ओवरनाइट हमारा आईआरएस होता है ना, उसके लिए भी जो रेट यूज होता है, सेम रेट यूज होता है। कौन सा रेट बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड ओवरनाइट मिवॉर। प्लीज रिमेंबर इट, राइट। तो ओवरनाइट मिवॉर, ओवरनाइट मिवॉर ये हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप के लिए पूछेगा कौन सा रेट यूज होगा, तो ओवरनाइट मिवॉर यूज होगा। कॉल मनी के लिए कौन सा रेट यूज होगा, तो ओवरनाइट मिवॉर यूज होगा। अब दोस्तों सवाल है कि पार्टिसिपेंट कौन होते हैं कॉल मनी में? तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, राइट, प्राइमरी डीलर हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, पेमेंट बैंक हो सकते हैं, एसएफबी है, आरआरबी है, ये सब के सब पार्टिसिपेंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो नॉन बैंक प्लेयर हैं इनको 6 अगस्त 2005 से फेज आउट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अब नॉन बैंक प्लेयर में क्या हो सकते हैं? म्यूचुअल फंड आ सकते हैं, ठीक है, फिर हमारे आपका एनबीएफसी आ सकते हैं, या मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब नहीं एलिजिबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखिए। कॉल मनी का मतलब होता है प्योर इंटरबैंक मार्केट, ठीक है। ओवरनाइट मिवॉर का ये हमारा इंडिकेटिव ओवरनाइट रेट होता है, और नॉन बैंक एंटिटी को बैड किया गया। सवाल है इनमें से कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉल मनी मार्केट है? म्यूचुअल फंड नहीं, एनबीएफसी नहीं, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक बिल्कुल सही, राइट। तो दोस्तों याद रखेंगे कॉल मनी ओवरनाइट फंड होता है, बेंचमार्क रेट माइवॉर रेट होता है, पार्टिसिपेंट में बैंक और डीलर आते हैं। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्योर इंटरबैंक होता है कॉल मनी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा प्रूडेंशियल लिमिट। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रूडेंशियल लिमिट, इसको तो समझना बहुत जरूरी ही है, राइट। प्रूडेंशियल लिमिट को आइए समझते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कौन कौन कॉल मनी में पार्टिसिपेट करते हैं? स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर और कुछ अप्रूव्ड बैंक, बस यही कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। नॉन बैंक प्लेयर जैसे एनबीएफसी ये सब नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको बताया, राइट। तो इसको याद रखने का एक तरीका बताते हैं दोस्तों। कॉल को याद रखिए कल से। कल, कल मतलब कल पैसा वापस करना है। पार्टिसिपेंट में केवल बैंक होंगे, नॉन बैंक नहीं होंगे। नॉन बैंक को बाय बाय किया जाएगा, और माइगॉर को तो बता ही दिया। प्रूडेंशियल लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। प्रूडेंशियल लिमिट का मतलब है कि कितना पैसा एक बैंक या डीलर दूसरे से बोरो कर सकता है कॉल नोटिस या टर्म मनी में, ठीक है। तो मतलब कितना पैसा आप कॉल नोटिस, टर्म मनी तो जानते ही होंगे आप, कितना पैसा आप बोरो कर सकते हैं कॉल नोटिस या टर्म मनी में, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रूडेंशियल लिमिट, समझे। तो देखिए इसके लिए नियम क्या है, लेट मी एक्सप्लेन द रूल रिगार्डिंग द प्रूडेंशियल लिमिट। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि हम स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इनके लिए रूल बहुत सिंपल है कि कॉल नोटिस मनी जो है इनका कैपिटल फंड का 100% होगा। जो भी इनका कैपिटल फंड है उसका 100%, वो भी एवरेज फोर्टनाइट। और डेली का जो मैक्सिमम होगा वो 125% होगा। टर्म मनी के लिए बोर्ड अप्रूव किया जाता है, ठीक है। और यदि पेमेंट बैंक और आरआरबी है, इनका भी सेम रूल है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जैसा, 100% एवरेज और 125% किसी पार्टिकुलर दिन। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के लिए लिमिट बहुत ही छोटा है। पिछले ईयर के डिपॉजिट जो है उसका 2%, ठीक है, उसका 2%। पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो डिपॉजिट है कॉल नोटिस टर्म का, उसका 2%। और प्राइमरी डीलर के लिए क्या है कि ये स्पेशल प्लेयर है, इनका लिमिट जो है कॉल नोटिस में 225% है एनओएफ का, और टर्म मनी में सेम है 225%। तो एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट को याद रखिए। एससीबी और एसएफबी के लिए एक दिन में 125 और एवरेज 100, ठीक है, कॉल नोटिस में। कोऑपरेटिव बैंक के लिए अच्छा, टर्म में क्या नियम है? टर्म में जो है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होती है। कोऑपरेटिव के लिए डिपॉजिट का 2%, और प्राइमरी डीलर के लिए नेट ऑन फंड का 225%। चलिए जवाब दीजिए, व्हाट इज द प्रूडेंशियल लिमिट फॉर प्राइमरी डीलर इन कॉल मनी मार्केट? कॉल मनी मार्केट में कितना होता है प्राइमरी डीलर का? तो 225% होता है। अब मैं आपको याद करवाता हूं। देखिए एससीबी का बहुत सिंपल है, 100, 125। सीओपी का, कोऑपरेटिव का 2% है, और प्राइमरी डीलर का 222, यानी 225 है ना, 225 ऐसे याद रख सकते हैं, 225, राइट। चलिए तो ये याद रहेगा 225, 225। तो बड़े बड़े बैंक का 100, 125, स्मॉल कोऑपरेटिव का 2% और डीलर का 225। चलिए तो देखिए वही चीज यहां फिर से लिख दिया है, ठीक। आई होप ये याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रूडेंशियल लिमिट समझिए ना, बोरोइंग का लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 100, 125, कोऑपरेटिव के लिए 2%, डीलर के लिए 225%। एग्जाम में फुल मार्क्स पक्का। अब थोड़ा आगे अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है दोस्तों, ट्रेजरी बिल की बात हो रही है। तो ट्रेजरी बिल दोस्तों सरकार का शॉर्ट टर्म बोरोइंग का टूल है ना। सरकार का क्या है दोस्तों? शॉर्ट टर्म टूल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग टूल है। तो इसमें कुछ की पॉइंट देखिए, ये नेगोशिएबल होता है, पहला पॉइंट लिखा है। नेगोशिएबल का मतलब कि आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ये रिडीम होता है पार वैल्यू पे,
मतलब पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू पे रिडीम होता है, और अगर मैच्योरिटी हॉलीडे है तो प्रीवियस वर्किंग डे में रिडीम करते हैं। समझे? 3 कंडीशन याद रखिएगा। पहला नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब कि आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, पार पे रिडीम कर सकते हैं, मतलब कि फेस वैल्यू पे रिडीम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर मैच्योरिटी हॉलीडे पे है तो पिछले दिन आप रिडीम करेंगे। ठीक है। सेटलमेंट की बात कर ले दोस्तों, तो सेकेंडरी मार्केट का जो सेटलमेंट होता है वो सीसीआईएल के थ्रू होता है। सेकेंडरी मार्केट में जो सेटलमेंट होता है किसके माध्यम से होता है? सीसीआईएल। ठीक है। और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के लिए एसजीएल अकाउंट यूज होते हैं। पूछा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए कौन सा अकाउंट? सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एसजीएल अकाउंट और सेकेंडरी मार्केट को सीसीआईएल। एक होता है हमारा कैश मैनेजमेंट बिल, सीएमबी बोलते हैं इसको। तो ये सरकार का अर्जेंट कैश नीड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म है, लेस देन 91 डेज है, इसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू से कम प्राइस पर। और दोस्तों ऑक्शन होता है, आरबीआई प्रेस रिलीज करती है एक दिन पहले, और जो सेटलमेंट होगा वो T+1 बेसिस पे होगा, यानी अगले दिन सेटलमेंट होगा। ठीक है। एक ट्विस्ट क्या है कि इसमें नो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है। मतलब क्या हुआ? इसको आप ट्रेजरी बिल में यूज कर सकते हैं लेकिन सीएमबी में यूज नहीं कर सकते। यू कैन यूज इन, दीज आर अलाउड इन ट्री बिल बट नॉट इन सीएमबी, राइट। तो और दोनों एसएलआर एलिजिबल है, लिखा है ना, दोनों, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो या सीएमबी हो, बोथ आर एसएलआर एलिजिबल, राइट। रेपो, एमएसएफ, रिवर्स रेपो में भी यूज हो सकते हैं। समझे बात को? तो ये ध्यान रखना है। तो सीएमबी के लिए क्या याद रखेंगे? नॉन स्टैंडर्ड है, लेस देन 91 डेज होते हैं, शॉर्ट टर्म है। ठीक है। और ऑक्शन अनाउंसमेंट आरबीआई करता है, एक दिन पहले करता है ऑक्शन का अनाउंसमेंट। और सीएमबी जो है एसएलआर के लिए भी क्वालिफाई होता है। प्लीज ये 3 वर्ड को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सवाल है विच फीचर इज नॉट एप्लीकेबल टू सीएमबी? इशूड एट डिस्काउंट होता है, टेंडर 91 दिन से कम होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग अलाउ नहीं दोस्तों, ये नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग अलाउ नहीं करता, इट डज नॉट अलाउ नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, राइट। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और सेटलमेंट T+1 होता है। इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूं। सीएमबी को याद रखिए दोस्तों कि कैश का इमरजेंसी है। क्या है ये? कैश का इमरजेंसी है, और ये शॉर्ट टेनर का होता है, यानी लेस देन 91 डेज का होता है, डिस्काउंट होगा। एनसीबी अलाउड नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग अलाउड नहीं है। और ट्रेजरी बिल आपका रेगुलर है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, नेगोशिएबल है, सीसीआईएल सेटलमेंट करता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। तो ट्रेजरी बिल रेगुलर शॉर्ट टर्म, सीएमबी इमरजेंसी शॉर्ट टर्म, एग्जाम में फुल मार्क्स पक्का। ट्रेजरी बिल कहां सेटलमेंट होता है? सीसीआईएल। रिटेल इन्वेस्टर के लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है? तो आपको बताया था मैंने, एसडीजी अकाउंट मेंटेन होता है, राइट। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। एसजीएल, सॉरी एसडीजी बोल रहा हूँ, एसजीएल अकाउंट मेंटेन होता है, राइट। सीसीआईएल के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में सेटलमेंट होता है ट्रेजरी बिल का। प्लीज याद रखेंगे। सीएमबी लेस देन 91 डे, डिस्काउंट पे, ऑक्शन आरबीआई करता है प्रेस रिलीज के माध्यम से। अब थोड़ा सीपी और सीडी की बात कर ले। तो फ्रेंड्स देखिए, सीपी आपको बताइए कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का टूल है, राइट। कॉर्पोरेट के लिए शॉर्ट टर्म बाइंग का टूल है सीपी। और बायबैक में याद रखेंगे, सीपी का जो बायबैक है वो केवल 30 दिन में कर सकते हैं इशू से, आफ्टर 30 डेज फ्रॉम इशू। और बायबैक हमेशा सेकेंडरी मार्केट में होता है और मार्केट प्राइस पे होता है। ये 3 फैक्ट याद रखेंगे। 30 दिन के बाद होगा, मैं सेकेंडरी मार्केट में होगा और मार्केट प्राइस पे होगा। सीडी की बात कर ले तो सीडी कौन इशू करता है? तो बैंक और एफआई इशू करते हैं, राइट। और सीपी जो है वो हमारे कॉमर्शियल पेपर जो है ना, वो वैसे इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं जिनका A3+ रेटिंग है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे हैं, अच्छा रेटिंग होता है तो उन वही इशू कर सकते हैं। A3+ रेटिंग जरूरी है, 5 करोड़ 5 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वैसे करके सीपी जो है कॉमर्शियल पेपर इशू होता है। तो सीडी की बात कर ले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और नॉर्मल डिपॉजिट से ज्यादा रेट देता है। मैच्योरिटी 7 दिन से लेकर 1 साल तक होगा। ठीक है। और एफआई के लिए 1 से लेकर 3 साल होता है। और दोस्तों मिनिमम अमाउंट 5 लाख का होगा, और एफआई का मिनिमम अमाउंट 1 लाख का है, केवल डीमेट फॉर्म में इशू होता है। सीडी पे क्या रिस्ट्रिक्शन है? आप सीडी के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते, कोई प्रीमैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते, स्टाम्प ड्यूटी लगता है इस पे। बैंक सीआरआर एसएलआर इशू प्राइस पे मेंटेन करती है। बैंक ऑलवेज मेंटेन सीआरआर एसएलआर ऑन द इशू प्राइस। दोस्तों जितने भी हमारे ओवर द काउंटर है सीपी ट्रेड, वो रिपोर्ट करते हैं एफटीआरएसी को 15 मिनट के अंदर। ठीक है, जितने भी ओटीसी सीपी ट्रेड होते हैं वो एफटीए पूछा जाता है, किसको रिपोर्ट करता है जी? एफटीआरएसी को रिपोर्ट करता है। कितने मिनट में? 15 मिनट में, जितने भी ओवर द काउंटर सीपी ट्रेड होते हैं। समझे? तो दोस्तों की पॉइंट याद रखेंगे, सीपी बायबैक कब अलाउड है? 30 दिन के बाद अलाउड है, सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से। सीडी नेगोशिएबल है, डीमेट फॉर्म में, हाई इंटरेस्ट है, स्टाम्प ड्यूटी लगता है। बैंक सीआरआर एसएलआर सीडी इशू प्राइस पे मेंटेन करती है। चलिए बताइए, सवाल है व्हाट इज द मिनिमम पीरियड आफ्टर विच सीपी कैन बी बाय बैक, बाउट बैक? 30 दिन। 30 दिन के बाद सीपी को आप वापस खरीद सकते हैं, इशू से 30 दिन। ठीक है, प्लीज याद रखेंगे। चलिए, तो की पॉइंट याद रखिएगा, सीपी को वापस खरीद सकते हैं 30 दिन के बाद। सीडी नेगोशिएबल होता है, डीमेट फॉर्म में होता है। और यदि कोई ओटीसी ओवर द काउंटर वाला हमारा सीपी है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है एफ ट्रैक के माध्यम से आरबीआई को,
ठीक है, 15 मिनट में। रिपोर्ट टू एप ट्रैक को रिपोर्ट करना पड़ता है 15 मिनट में, प्लीज याद रखेंगे। तो दोस्तों सीपी का है कॉमर्शियल पेपर, 30 दिन का रूल है। सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, कोई लोन नहीं, कोई क्लोजर नहीं, केवल स्टाम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है, वही चीज यहाँ बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं एसडीएफ के बारे में, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। दोस्तों रेपो आपको पता ही है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगेंस्ट सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी देकर शॉर्ट टर्म बोरोइंग को हम लोग रेपो बोलते हैं। और रिपोर्टिंग किसको करना है, 15 मिनट के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट को रिपोर्टिंग करना है कॉर्पोरेट के लिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए क्लियर कॉर्प को रिपोर्टिंग करना है। तो रिपोर्टिंग को तो अलग अलग जगह, यदि कॉर्पोरेट है तो एब्स्ट्रैक्ट को करेंगे, यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो क्लियर कॉर्प को करेंगे, ठीक है, ये रिपोर्टिंग रेपो का, और 15 मिनट के अंदर। और दोस्तों सेटलमेंट की बात कर लें तो दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेपोज होते हैं उनका सेटलमेंट सीसीआईएल के माध्यम से होता है, और कॉर्पोरेट रेपो का जो सेटलमेंट होता है वो अप्रूव्ड क्लियरिंग हाउस से होता है। एसडीएफ दोस्तों आरबीआई का टूल है ताकि एक्सेस लिक्विडिटी को बिना कोलेटरल के एब्जॉर्ब कर सके, कोई कोलेटरल नहीं लेता, एब्जॉर्ब करने का टूल है। और दोस्तों इसका जो रेट होता है ना रेपो से 0.25% कम होता है, यानी 25 बेसिक पॉइंट स्केल कम होता है। और ये हमारा एसएलआर के लिए एलिजिबल है, सीआरआर के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए जितना पॉइंट है सब लिखा हुआ है, एसएलआर के मिल सकता है ये हमारा क्या एसडीएफ, लेकिन सीआरआर में नहीं लग सकता। प्रोसेस कैसे होता है ये, तो इसका ई कुबेर प्लेटफॉर्म से बिडिंग होता है, ऑटो स्वीप है, ठीक है, और मिनिमम बिड जो होगा 1 करोड़ का होगा, कोई सीलिंग नहीं है। टाइमिंग जो होता है शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और अगले दिन रिवर्सल हो जाता है। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा यदि हॉलीडे है तो, प्लीज याद रखेंगे पॉइंट को। तो एसडीएफ क्या होता है, फ्लोर आपको पता होगा ना, एलएएफ कॉरिडोर आप पढ़े होंगे, अपर रेट होता है एमएसएफ, लोअर रेट को हम लोग बोलते हैं एसडीएफ। तो एसडीएफ लोअर रेट होता है हमारे एलएएफ कॉरिडोर का, ठीक है। ये पहले हमारा एफआरआर होता था, उसको उसने रिप्लेस किया, ठीक है। इसका जो रेट होता है वो रेपो से 0.25% माइनस होता है, एमएसएफ 0.25% ज्यादा होता है। और डिपोजिट जो एसडीएफ के अंदर करते हैं वो एसएलआर के लिए काउंट होता है, सीआरआर के लिए काउंट नहीं होता। चलिए बताइए व्हाट इज द मिनिमम बिड साइड अंडर एसडीएफ, 1 करोड़ मिनिमम बिड साइड है। तो एसडीएफ क्या है, एसडीएफ क्या है दोस्तों, तो की पॉइंट को याद रखेंगे, तरीका मैं आपको बता देता हूं इसको याद रखने का। इसको ऐसे याद रखिए, स्टैंडिंग डिपोजिट फ्लोर। देखिए ये फुल फॉर्म नहीं है, स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी होता है, फ्लोर याद रखिए। फ्लोर मतलब क्या याद है, जैसे फ्लोर देखिएगा एलएएफ का फ्लोर होता है, अच्छी बात है। तो फ्लोर आ गया तो रेपो से माइनस तो कर देंगे ना 0.25। तो देखिए एक फ्लोर वर्ड याद रखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा दिमाग में। और बड़ा बड़ा बिग बिड्स करता है, 1 करोड़ के ऊपर का बिड्स करता है। और रेपो का रिपोर्टिंग जो है 15 मिनट में करना है जी। यदि हमारा कॉर्पोरेट है तो एब्स्ट्रैक्ट में रिपोर्टिंग करेगा, और यदि हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो क्लियर कॉर्प में करेगा। प्लीज याद रख लेंगे इसको, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि रेपो का रिपोर्टिंग या तो एब्स्ट्रैक्ट में करेंगे कॉर्पोरेट के लिए, क्लियर कॉर्प में करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए। एसडीएफ का रेट जो होता है रेपो से 20 बेसिक पॉइंट स्केल कम होता है, ठीक है। और एसडीएफ की एलिजिबिलिटी, एसडीएफ एसएलआर में आता है, सीआरआर में नहीं आता, प्लीज याद रख लेंगे इसको। आप थोड़ा एमएसएफ की ओर बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एमएसएफ की बात करते हैं। एमएसएफ हमारा एलएएफ कॉरिडोर का अपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एसडीएफ को के बारे में क्या बताया कि आरबीआई जो है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है एसडीएफ के माध्यम से। एमएसएफ में क्या होता है दोस्तों, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, 9 मई 2011 को इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बैंक को इमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बैंक को ओवरनाइट बोरिंग इमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये रेपो जैसा ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है। देखिए ना, वो 25 बीपीएस कम था, कौन, एसडीएफ, क्योंकि हमारा एलएएफ का लोअर कॉरिडोर है, और एमएसएफ जो अपर कॉरिडोर है ये 25 बीपीएस ज्यादा होता है। यदि मान लीजिए ये हमारा रेपो है तो ये 25 बीपीएस कम और ये 25 बीपीएस ज्यादा, ठीक है। और बोरिंग हमेशा ओवरनाइट होगा, ठीक है। लिमिट है एनडीटीएल का 2%, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, ठीक है। और पैंडेमिक में ये लिमिट को बढ़ाकर 3% कर दिया गया था, फिर से वापस रिस्टोर किया गया, ठीक है। तो प्लीज याद रखेंगे, आई थिंक ये क्लियर है। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखिए, एमएसएफ ओवरनाइट बोरिंग होता है, एनडीटीएल का 2%। एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। रेट जो होता है रेपो प्लस 25 बीपीएस, बस ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एसएलआर के बारे में। आइए इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एसएलआर। तो सबसे पहले कौन इशू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, आरबीआई का जो पीडीसी है, पब्लिक डेप्ट ऑफिस है, राइट। तो देखिए गवर्नमेंट का पैसा चाहिए अपने खर्चे के लिए, जैसे रोड, स्कूल, डिफेंस। वो पैसा कैसे आता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू आता है। सोच लीजिए सरकार एक बॉन्ड इशू करती है कि मतलब ये प्रॉमिस देती है कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस दूंगी। इशूअर कौन है, आरबीआई का जो पीडीसी होता है, पब्लिक डेप्ट ऑफिस होता है, वो इशूअर होता है, ठीक है। तो मतलब सरकार के बिहाफ में ये इशू करता है। स्टेट भी इशू कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं, आरबीआई के माध्यम से।
ऑक्शन जो होता है दोस्तों, ये बॉन्ड का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो ऑक्शन के माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए कि OLX पे बिडिंग होती है ना, वैसे ही फेस वैल्यू 100 रुपए की होती है। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए की होती है, पर मार्केट प्राइस अलग होता है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फंडा है कि प्राइस और यील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये तो पता ही है आपको। प्राइस यील्ड हमेशा अपोजिट होता है। जैसे अगर यील्ड बढ़ गया तो प्राइस गिरता है, ठीक है। तो यील्ड राइज करे तो प्राइस क्या होगा जी, घटेगा ना। चलिए ये समझ में आ रहा है आपको, कौन इशू करता है, स्टेट कैसे इशू करती है, ऑक्शन होता है, फेस वैल्यू कितना होता है, ये सब देखना है। अब सवाल है कि पर्पस क्या है। सरकार इन बॉन्ड से पैसा उठाता है फिजिकल डेफिसिट को कवर करने के लिए। सरकार का फिजिकल डेफिसिट है ना, तो उसको कवर करता है। और RBI इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज करता है OMO के लिए, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए, लिक्विडिटी बचाने के लिए, तो लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए। मतलब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है, बेचता है, पैसे का फ्लो मैनेज करता है। दोस्तों बैंक को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा सेफ जगह रखना पड़ता है, इसको SLR बोलते हैं। और दोस्तों SLR का फेवरेट इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट। करंटली जो SLR 18% है, और उसमें से कैप है 40% का, जो कि घटा दिया गया था। और दोस्तों ये सब ध्यान रखना है। तो बस याद रखेंगे ASO मतलब क्या होगा, A फॉर ऑक्शन। ऑक्शन कौन करेगा, RBI करेगा। S से याद रखेंगे SLR, और O से याद रखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI ऑक्शन के माध्यम से इश्यू होता है, प्लीज याद रखेंगे। और RBI OMO के लिए यूज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, लिक्विडिटी मैनेज के लिए, प्लीज याद रखेंगे। चलिए बताइए क्या होगा बॉन्ड प्राइस का जब यील्ड बढ़ेगा, तो उल्टा होता है ना, यील्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा, समझे। तो कीवर्ड देख लीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ऑक्शन RBI करता है बिड के माध्यम से, प्राइस यील्ड अपोजिट मूव करता है, प्लीज ये सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बैंक का इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ SLR के लिए नहीं। हम समझेंगे कि STM क्या होता है, AFS क्या होता है, HFT क्या होता है। दोस्तों बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाता है दो कारण से। एक तो SLR का कॉम्प्लाइंस मेंटेन करने के लिए, जिसको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बोलते हैं। दूसरा प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कैसे, कि प्राइस चेंज से पैसा कमा सकते हैं, बस इतना सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कैटेगरीज पे आते हैं। पहला होता है STM। STM होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब लॉन्ग टर्म होल्डिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग। लॉन्ग टर्म होल्डिंग का मतलब बैंकिंग बुक, मतलब बैंक ये बॉन्ड मैच्योरिटी तक रखेगा। तो ये बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया ना, तो इसको रखेगा मैच्योरिटी तक। दूसरा होता है अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि ट्रेडिंग बुक का पार्ट होता है, कभी भी बेच सकता है। और HFT होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी एक्टिव ट्रेडिंग के लिए होता है, रोज खरीद बिक्री होती है, ठीक है। तीसरी बात आती है MTM। MTM होता है मार्क टू मार्केट। ये टर्म थोड़ा देखने में स्केरी लगता है, पर बहुत सिंपल है। मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यू अपडेट करना, ध्यान दीजिएगा, मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यू अपडेट करना। तो HFT में क्या होगा जी, HFT में डेली MTM होगा, क्योंकि रोज ट्रेड होता है, रोज खरीद बिक्री होती है, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से डेली अपडेट होगा। AFS में क्या होता है, अवेलेबल फॉर सेल है, तो कम से कम क्वार्टरली तो MTM कीजिएगा ही कीजिएगा, है ना। कम से कम एक क्वार्टर में तो कीजिएगा, क्योंकि बैंक पॉलिसी के हिसाब से और फ्रीक्वेंट हो सकता है, और फ्रीक्वेंट भी कर सकते हैं बैंक पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि आपने अवेलेबल फॉर सेल रखा है, मतलब कि आप उसको बेचेंगे, कभी भी बेच सकते हैं। तो एक बार ना एक बार तो मार्केट अपडेट कीजिएगा ही कीजिएगा। और यदि STM हो तो MTM होता ही नहीं है, STM में कभी MTM होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो उसको फिक्स मैच्योरिटी के लिए रखे हैं, है ना, STM को, ठीक है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, तो काहे का उसको मार्केट से ये कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्राइस यील्ड में रिलेशन पता ही है आपको, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, समझे। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, STM बैंकिंग बुक का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग होता है, इसमें कोई MTM नहीं होता, कोई मार्क टू मार्केट नहीं होता। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यू को अपडेट करना। नहीं जरूरत है अपडेट करने का जी, STM में कहाँ अपडेट करेंगे। AFS और HFT ट्रेडिंग बुक का पार्ट होता है, इसमें MTM आपको जरूरत पड़ता है, प्लीज याद रखेंगे। और ये तो पता ही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। बताइए विच इन्वेस्टमेंट कैटेगरी रिक्वायर डेली MTM, तो डेली MTM चाहिए आपको HFT में, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में, ठीक है। क्वार्टरली MTM चाहिए आपको AFS में। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैपिटल मार्केट एक्सपोजर की। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है दोस्तों, कि बैंक जब शेयर में इन्वेस्ट करता है या स्टॉक ब्रोकर को गारंटी देता है, उसका एक रिस्क होता है, इसी को बोलते हैं कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। बैंक कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है जी, शेयर में, और कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक ब्रोकर को गारंटी दे रहा है, तो वहां पे कैपिटल मार्केट से बैंक एक्सपोज है। RBI ने लिमिट सेट की है ताकि बैंक अपना पैसा सेफ रखे। तो एक देखिए लिखा है यहाँ पे सिंगल कंपनी लिमिट, यानी दोस्तों एक कंपनी में बैंक कितना इन्वेस्ट कर सकता है, उसका कैप है 30% ऑफ द इन्वेस्टेड शेयर, प्लीज याद रखिए, या 30% ऑफ द बैंक कैपिटल प्लस रिजर्व, विच एवर इज लोअर, जो भी कम हो। मतलब दोनों में से छोटा नंबर चूज करो, या तो इन्वेस्टी का शेयर ले लो तो उसका 30% ले लो, या बैंक के कैपिटल और रिजर्व का 30% ले लो, जो भी कम है वो चूज करो। और टोटल पोर्टफोलियो का भी लेवल है,
मतलब कि सब कंपनी मिला के पोर्टफोलियो ये कितना है, नेटवर्थ का 40%। सोच लीजिए कि बैंक का पैसा एक जगह कंसंट्रेट ना हो, यही है ना। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपोजर यानी बैंक खुद शेयर खरीद रहा है तो उस पर कैप डाल दिया है कि नेटवर्थ का 20% से ज्यादा नहीं ले सकता। और इनडायरेक्ट एक्सपोजर यानी दोस्तों बैंक गारंटी दे रहा है स्टॉक ब्रोकर को, ये इनडायरेक्ट एक्सपोजर का एग्जांपल है। और सबका लीगल रूल आता है सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन 2 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के लिए। तो इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूं आपको। इसको याद रखिए 342 रूल। क्या याद रखिए, 342 रूल। 3 से याद रखिए 30। 3 से क्या याद रखिएगा 30, यानी सिंगल कंपनी के लिए 30% कैप है। 4 से याद रखिए 40% है पोर्टफोलियो के लिए। और 2 से याद रखिए डायरेक्ट एक्सपोजर यानी 20। समझे। तो 342 का मतलब क्या हो गया, 3 से हो गया सिंगल कंपनी, 4 से हो गया पोर्टफोलियो, और डी से 2 से हो गया डायरेक्ट, सिंगल पोर्टफोलियो डायरेक्ट। समझे, प्लीज याद रखिए 342 पूरा शेयर, कितना शेयर पैसा लगा सकता है बैंक, उसका कैप है। समझे। तो फिर से बता दो, 3 है मतलब सिंगल कंपनी, 30% कैप है सिंगल कंपनी के लिए। 4 मतलब 40 है पोर्टफोलियो के लिए। और 2 मतलब 20 यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए दोस्तों, यही तो खासियत है हमारी वीडियोस की, केवल आपको मैं पॉइंट पर आके आगे नहीं भागता हूं, मैं आपको याद करने का तरीका ही बताता हूं। मतलब आपको एफर्ट कम लगाना होता है और आउटपुट आपको जबरदस्त मिलता है। तो दोस्तों लाइक क्यों नहीं करते, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 के अंदर क्या मैक्सिमम एक्सपोजर है सिंगल कंपनी। अरे सिंगल है, अभी तो बताया आपको 342 रूल। पहला जो 3 होता है उसके लिए तो होता है सिंगल के लिए, यानी 30% होगा। 30% किसका, तो 30% शेयर कैपिटल और बैंक कैपिटल और रिजर्व। ठीक है, तो ये होगा। चलिए, तो दोस्तों प्लीज याद रखेंगे, सिंगल कंपनी के लिए 30% शेयर कैपिटल बैंक कैपिटल प्लस रिजर्व, पोर्टफोलियो के लिए 40% नेटवर्थ, डायरेक्ट के लिए 20% नेटवर्थ। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपोजर जो है बैंक खुद शेयर खरीद रहा है लेकिन अपने नेटवर्थ का 20% से कम, पोर्टफोलियो में 40%, मतलब सब कंपनी मिला के इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। 40% ऑफ द बैंक नेटवर्क। ठीक है, तो एक जगह कंसंट्रेट ना हो बैंक का पैसा, ये मेन पॉइंट है, इसीलिए 40% का रिजल्ट दिया है। चलिए आगे बात करते हैं आईडीआर। आईडीआर होता है हमारा इंडियन डिपोजिटरी रिसीट। दोस्तों फॉरेन कंपनी भारत में अपने शेयर डायरेक्टली नहीं बेच सकती। यदि ये मान लीजिए कि फॉरेन कंपनी है, ठीक है, पेप्सी, ये अपना शेयर जो है, ठीक है, ये शेयर अपना इंडिया अपना शेयर डायरेक्टली नहीं बेच सकता फॉरेन कंपनी। तो वो क्या करती है, तो वो आ जाती है इंडियन डिपोजिटरी रिसीट में, वो आईडीआर इशू कर देती है। ठीक है, मतलब एक सर्टिफिकेट इशू करती है। वो सर्टिफिकेट क्या बताता है कि फॉरेन कंपनी के शेयर को बताता है। देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो फॉरेन कंपनी पेप्सी है, ये भारत में आके अपना शेयर नहीं बेच सकती। तो क्या करेगी जी, तो वो करेगी क्या कि एक सर्टिफिकेट दे देगी, इसको बोलते हैं आईडीआर। क्या बोलते हैं इसको, आईडीआर बोलते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फॉरेन कंपनी का शेयर है। अच्छा, कौन इशूइंग का काम कौन करता है जी, तो इशूइंग का काम करता है हमारा डोमेस्टिक डिपोजिटरी। ठीक है ना, यहां देखिए लिखा है, इशू कौन करेगा, डोमेस्टिक डिपोजिटरी इशू करेगा। और रूल फॉलो करने होते हैं कंपनी एक्ट और सेबी का आईसीडीआर, जो भी नियम है वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। समझे, इशू कौन करेगा, डोमेस्टिक डिपोजिटरी, रूल फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज रूल और सेबी का आईसीडीआर का। अब सेकंड पार्ट है हमारा करेंसी और प्रोसीड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आईडीआर हमेशा इंडियन रुपीज में इशू होगा। तो ये कंपनी अपना शेयर लाना चाह रही है, लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबू तुमको आईएनआर में ही इशू करना है, यानी इंडियन रुपीज में। और जो पैसा रेज होगा वो रिपेट्रिएट होता है अब्रोड। ठीक है, जो भी पैसा आप रेज करेंगे वो वापस फॉरेन कंपनी के पास चला जाता है। समझे, क्योंकि शेयर रेज करने का पर्पज ही क्या है, पैसा ही तो लेना चाह रही है ना, तो वापस चला जाएगा, लेकिन आईएनआर में रेज होगा। अच्छा, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, समझ में आया ना, डिनोमिनेशन इसका इंडियन रुपीज होता है, प्रोसीड रिपेट्रिएट हो जाता है। अच्छा, इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं, तो एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आ सकते हैं, एनआरआई और ओसीआई इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर एक कंडीशन है, एनआरआई और ओसीआई जो है एनआरई या एफसीएनआरबी फंड को ही यूज करेंगे। समझे। और दोस्तों टोटल आईडीआर इशू का कैप है कितना, $5 बिलियन। सेबी मॉनिटर करता है, कौन मॉनिटर करता है, सेबी। और अगर इशूअर या फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर का है तो वहां पे सेक्टोरल अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, लिखा है ना, अगर मान लीजिए जो इशूअर है वो फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर का है तो सेक्टोरल रेगुलेटरी अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूं आपको। INS, आई से हो गया इंडियन रुपीज, इंडियन डिनोमिनेशन आईएनआर। फिर एन से याद रखिएगा आप एनआरआई और ओसीआई। ठीक है, वो एनआरई एफसीएनआर से इन्वेस्ट करेंगे। और एस से याद रखिएगा सेबी मॉनिटर करता है। ठीक है, कितना कैप है, $5 बिलियन, $5 बिलियन का कैप है, प्लीज याद रखिए। चलिए सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल है कि देखिए आईडीआर को इंडियन रुपीज में इशू होगा, एनआरआई ओसीआई एनआरई एफसीएनआर अकाउंट से इन्वेस्ट करेंगे, सेबी $5 मिलियन के मॉनिटर करता है आईडीआर पे जो कैप लगा के रखा है। आईडीआर जो फॉरेन कंपनी इशू करती है वो कौन सा डिनोमिनेशन में होती है, तो नाम ही तो रखा है इंडियन डिपोजिटरी रिसीट, आईएनआर में होगा। समझे, तो करेंसी आईएनआर होता है, कैप है $5 बिलियन का।
अब थोड़ा इसका नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसफर वगैरह का, थोड़ा देख लेते हैं। तो ट्रांसफर कैसे होता है, रिडेम्पशन कैसे होता है, फंजिबिलिटी का क्या नियम है, आइए देखते हैं दोस्तों, सिंपल सी भाषा में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आईडीआर का फुल फॉर्म है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। जब कोई फॉरेन कंपनी भारत में अपना शेयर इनडायरेक्टली ऑफर करती है तो वो आईडीआर के थ्रू होता है। मतलब आपको फॉरेन कंपनी के शेयर एक इंडियन वर्जन में मिलता है, ठीक है। आईडीआर को अंडरलाइंग शेयर में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको आईडीआर को मान लीजिए अंडरलाइंग शेयर में कन्वर्ट करना है। जल्दी मत कीजिए, आरबीआई ने बोला है कि मिनिमम 1 साल का लॉक इन पीरियड है, समझे, 1 साल का लॉक इन पीरियड है जी। आईडीआर को आप अंडरलाइंग शेयर में कन्वर्ट जल्दी नहीं कर सकते, मतलब कि इशू होने के बाद 1 साल तक आप रिडीम नहीं कर सकते, समझे बात को। रिडेम्पशन 1 साल बाद ही होगा। अच्छा, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, टू वे फंजिबिलिटी, ठीक है, टू वे फंजिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों, फंजिबिलिटी का मतलब होता है कि आईडीआर को शेयर में कन्वर्ट करना और वापस आईडीआर बनाना, इसी को बोलते हैं फंजिबिलिटी। मतलब आपने आईडीआर को पहले शेयर में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर शेयर से वापस आईडीआर बनाया। दोस्तों, टू वे अलाउड है लेकिन लिमिटेड है, सिर्फ लिस्टेड इंडियन कंपनी और सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड को ये फैसिलिटी मिली है, समझे बात को। अच्छा, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए क्या रूल है, अगर आप एक निवासी है और आईडीआर को शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो वो शेयर आपको 30 दिन के अंदर बेचने पड़ेंगे, ठीक है ना। सेल विद इन 30 डे ऑफ कन्वर्जन, होल्ड करने का ऑप्शन ही नहीं है, आपको बेचना ही बेचना है उस शेयर को। और एफपीआई का क्या नियम है, जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए आसान है, उनके रिडम्पशन पर एफएमआ रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉम्प्लायंस हर कन्वर्जन फेमा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होगा, सो रूल तो फॉलो करना ही करना है। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे, आईडीआर को 1 साल। हाँ, तो फ्रेंड्स को 1 to 3 रूल याद रखेंगे। 1 मतलब हो गया कि 1 साल का लॉक इन, 2 मतलब हो गया कि कंपनीज और म्यूचुअल फंड 2 टाइप अलाउड है, और 3 मतलब हो गया कि 3 zeros in 30 days फॉर रेजिडेंट टू सेल शेयर, ठीक है। इतना सिंपल है, और क्या चाहिए दोस्तों, सिंपल भाषा में समझ लिया हम लोग। अच्छा, अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बता ही दिया, रिडेम्पशन 1 साल का होता है, 1 साल तक आपको रखना पड़ेगा तब रिडीम कर सकते हैं। फंजिबिलिटी लिमिटेड है कंपनीज और एमएफ पे। और रेजिडेंट होल्डिंग जो है, आप यदि आपने आईडीआर खरीदा, उसको शेयर में बदल दिया, शेयर में बदलने के बाद उसको कम से कम 30 दिन के बाद तो बेचना ही बेचना है आपको। अब थोड़ा ईसीबी पे आ जाते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पे। दोस्तों, ईसीबी का मतलब होता है कि इंडियन कंपनी फॉरेन सोर्स से पैसा बोरो करती है, पर आरबीआई ने बोला कि पैसा लेने का टाइम और रिपेमेंट का टाइम फिक्स रूल के हिसाब से होगा, इसी को बोलते हैं एमएएमपी, ठीक है। तो एमएएमपी का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता दूं, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। यानी आरबीआई ने क्या बोला है कि पैसा लेने का टाइम और रिपेमेंट का टाइम ये एक फिक्स रूल के हिसाब से होगा। तो जनरल रूल क्या है, एमएएमपी कितना है, जनरल रूल बोलता है कि नॉर्मल ईसीबी के लिए जो एमएएमपी है वो 3 साल का है, राइट। मतलब पैसा लेने के बाद एवरेज मैच्योरिटी 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, समझे। पैसा आपने ले लिया, पैसा लेने के बाद एवरेज मैच्योरिटी 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और कॉल और पुट ऑप्शन भी तब तक अलाउड नहीं है, नो कॉल पुट ऑप्शन बिफोर ऑपरेशन। फिर से सुनिए दोस्तों, क्या है कि इंडियन कंपनी फॉरेन सोर्स से पैसा बोरो करती है, आरबीआई ने क्या बोला कि पैसा लेने का टाइम और रिपेमेंट का टाइम फिक्स रूल के हिसाब से होगा, उसी रूल को एमएएमपी बोलते हैं। नॉर्मल ईसीबी के लिए जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 साल होता है। मतलब पैसा लेना, आपने मान लीजिए पैसा ले लिया, उसके बाद एवरेज मैच्योरिटी 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, समझे, 3 साल से पहले नहीं आपको रिपे करना है, और कॉल और पुट ऑप्शन भी तब तक अलाउड नहीं है, ठीक है। 3 साल याद रखेंगे। और यदि मान लीजिए कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ईसीबी अमाउंट मान लीजिए $50 मिलियन तक है, तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है सिर्फ 1 साल का, 1 ईयर एमएएमपी होता है, मतलब पैसा जल्दी रिपे कर सकते हैं। एमएएमपी मतलब आपको 3 साल होल्ड करना ही करना है पैसा, आपने यदि फॉरेन से बोरो किया है तो जनरली। लेकिन यदि मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं और $50 मिलियन से कम लिया है तो 1 साल के अंदर आप उसको 1 साल के बाद रिपे कर सकते हैं, ये आरबीआई कहती है। और फिर आरबीआई का नियम क्या है फॉरेन इक्विटी होल्डर के लिए, अगर ईसीबी फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया गया है वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या रूपी लोन रिपेमेंट के लिए, तब तो ये 5 साल हो जाएगा जी, समझे। और फिर क्या बोलता है, अगर ईसीबी वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लिया है इंक्लूडिंग एनबीएफसी ऑन लैंडिंग, तो ये 10 साल का हो जाएगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अब रूपी लोन रिपेमेंट फॉर कैपेक्स, कैपेक्स के लिए यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रूपी लोन रिपेमेंट, ये 7 साल का होता है। तो ईसीबी फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडी ऑफ इंडियन बैंक से नहीं लिया जा सकता फॉर एवर केसेस, नो ईसीबी फ्रॉम फॉरेन ब्रांच एंड सब्सिडी, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा 3 चीज तो हमेशा दिमाग में रखिए कि जनरल एमएएमपी है 3 साल का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वाले में जो $50 मिलियन है 1 साल का है, और डब्ल्यूसी यानी वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेशन में 10 साल का है, ठीक है। तो दोस्तों एक सवाल है, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज एमएएमपी फॉर ईसीबी रेज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप टू $50 मिलियन।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी $50 मिलियन कितना ईसीबी होता है, एमएमपी होता है, तो एक साल का होता है। इसको याद रखने का तरीका है 1 3 7 10 रूल। 1 3 7 10, 1 3 7 10, 2 3 बार बोलिए तो याद हो जाएगा। एक मतलब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक, जिसका $50 मिलियन से कम है। 3 मतलब जनरल ईसीबी, 7 मतलब हो गया रुपी लोन रिपेमेंट, और 10 मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो यही देखिए, जनरल ईसीबी कितना है 3 साल, मैन्युफैक्चरिंग अप टू $50 मिलियन 1 साल, डब्ल्यूसी 10 साल। 1 3 7 10 याद रखिए। 7 बस जोड़ लीजिए रुपी लोन रिपेमेंट के लिए, कैपेक्स के लिए, कैपेक्स को जोड़ लीजिए 7 से, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट एंड लीवरेज। तो फ्रेंड्स, ईसीबी इंडियन कंपनी फॉरेन सोर्स से पैसा बोरो करती है। आरबीआई ने बोला कि ऑटोमेटिक रूट से आप मैक्सिमम $750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर बोरो कर सकते हैं, और एक टाइम पे रिलैक्सेशन भी दिया था, जिसको बढ़ाकर इतना किया था $1.5 बिलियन। लीवरेज क्या है कि अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से फॉरेन करेंसी ईसीबी लेते हैं, किससे लेते हैं दोस्तों, फॉरेन इक्विटी होल्डर से क्या लेते हैं, ईसीबी, फॉरेन करेंसी ईसीबी लेते हैं, तो आरबीआई ने एक कैप लगाया है कि आपका जो लायबिलिटी इक्विटी रेशियो होगा वो 7:1 होगा। यानी 7 यदि लायबिलिटी है तो आपकी इक्विटी 1 होगी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ₹1 इक्विटी है तो आप मैक्सिमम ₹7 का ईसीबी ले सकते हैं। इक्विटी मतलब शेयर, राइट। शेयर होल्डिंग यदि 1 है तो लायबिलिटी आप मैक्सिमम 7 ले सकते हैं। ये लायबिलिटी इक्विटी रेशियो होता है फॉरेन इक्विटी होल्डर के लिए। और अगर आपका टोटल ईसीबी 5 मिलियन या उससे कम हो तो यह रेशियो अप्लाई नहीं होता, मतलब छोटे बोरोवर के लिए आसान है। उनको कोई नहीं कहा गया कि आपका इतना इक्विटी है तो आपको इतना लायबिलिटी है, मतलब ये नहीं है। ठीक है, मतलब बोरो कितना करना है, लायबिलिटी एक तरह का बोरोइंग ही तो होता है। तो आपका इक्विटी देखा जाएगा, यदि आपका इक्विटी 100 करोड़ है तो 700 करोड़ बोरो कर सकते हैं, दैट्स इट। किससे बोरो कर रहे हैं, फॉरेन इक्विटी होल्डर से बोरो कर रहे हैं। और हर केस में सेक्टोरल रेगुलेटर के डेप्ट इक्विटी नॉर्म को फॉलो करने पड़ेंगे। और दोस्तों ये अप्लाई होता है सभी एलिजिबल बोरोवर के लिए। तो दोस्तों 3 फैक्ट को याद रखिएगा, $750 मिलियन, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट का लिमिट है, और लायबिलिटी इक्विटी रेशियो 7:1 होता है फॉरेन करेंसी ईसीबी के लिए इक्विटी होल्डर से, और रेशियो वेव कर दिया जाएगा यदि $5 मिलियन से कम है। चलिए बताइए, सवाल का जवाब दीजिएगा। व्हाट इज ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो अंडर द ऑटोमेटिक रूट? सही जवाब है 7:1। तो इसका याद रखने का तरीका है 7 5 750। 7 मतलब 7:1।